Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. Topic of this video lecture is producer equilibrium and how it can be determined with the help of isoquant curve. और you can say that we will study least cost combination theory. इस वीडियो लेक्चर में हम उत्पादक के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। एक सम उत्पाद वक्र की सहायता से उत्पादक संतुलन को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम इसे न्यूनतम लागत संयोग सिद्धांत भी कहते हैं। तो पेपर में किसी भी तरह से आ जाए तो आपने ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दोनों सेम ही बात है। क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? इस कंसेप्ट से पहले आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम वर्ड इकोनॉमिक्स में फिजिक्स से लिया गया है, इक्विलिब्रिया से, जहां इसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, आराम की स्थिति। इसका मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप कोई चेंज नहीं चाहते। अब जब बात आ रही है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, तो प्रोड्यूसर कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा? हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, उसको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। और उन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है कि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो, उत्पादन की लागत कम आए। मतलब वो ऐसे कॉम्बिनेशन यूज करे जिनसे उसकी लीस्ट कॉस्ट हो, कम से कम लागत आए, खर्चा कम आए, ताकि उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो जिस लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी, वहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे और वो पॉइंट होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। आइसोक्वेंट की हेल्प से हम यहाँ पे शो करेंगे कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में किस तरह से होता है। उसके लिए हमें दो कंसेप्ट को सबसे पहले स्टडी करना होगा। फर्स्ट आइसोक्वेंट मैप एंड सेकंड इज आइसोकॉस्ट लाइन। सम उत्पाद मानचित्र और सम लागत रेखा क्या है? तो सबसे पहले आइसोक्वेंट मैप क्या है? आइसोक्वेंट मैप आइसोक्वेंट कर्व का ग्रुप है। हायर आइसोक्वेंट हमेशा हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को शो करता है और लोअर आइसोक्वेंट के ऊपर प्रोडक्शन का लेवल भी सेम होता है। जैसे कि डायग्राम में हमने शो किया, हमने तीन आइसोक्वेंट लिए, IQ, IQ1, IQ2। इससे पहले आप स्टडी कर चुके हैं कि आइसोक्वेंट कर्व दो फैक्टर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है जहां आउटपुट का लेवल सेम रहता है। तो इसका मतलब IQ के ऊपर अगर मान लो 100 वॉच प्रोड्यूस है, IQ1 के ऊपर 150 वॉच प्रोड्यूस होंगी, इससे ज्यादा, और IQ2 के ऊपर उससे भी ज्यादा की प्रोडक्शन होगी, सपोज इट इज 200 वॉचेस। तो ये आपका आइसोक्वेंट मैप है। अब आइसोकॉस्ट लाइन क्या है? सम लागत रेखा क्या है? एक प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। सपोज प्रोड्यूसर के पास 100 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, इसी 100 रुपीज से उसने लेबर को भी पे करना है और कैपिटल को भी पे करना है। तो आइसोकॉस्ट लाइन एक ऐसी लाइन होगी जो ये बताएगी कि प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड एक्सपेंडिचर से डिफरेंट फैक्टर की कितनी यूनिट ले सकता है और कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले सकता है। सपोज प्रोड्यूसर के पास 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर उसने करना है, 1 लेबर को 4 रुपीज वेजेस पे करने पड़ते हैं और कैपिटल को 5 इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या कैपिटल का जो रिवॉर्ड है वो 5 है 1 कैपिटल का। अब अगर वो सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल पे कर देता है तो 100 रुपीज से सिर्फ 20 कैपिटल आएंगी, लेबर 0 होगी। पर अगर वो 5 लेबर यूज करना चाहे तो 5 4 20 रुपीज उसने लेबर के लिए स्पेंड किए, 100 में से 20 माइनस होगा 80 से कैपिटल 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 16 आ जाएगी। सिमिलरली अगर वो 10 लेबर को यूज करता है तो उसने 40 रुपीज लेबर को दे दिया 100 में से, 60 से 5 रुपीज की कैपिटल 12 आ जाएगी। अगेन अगर वो 15 लेबर को एम्प्लॉय करता है तो 15 4 60 रुपीज उसके इसमें से खर्च हो गए, बाकी 40 से वो 8 कैपिटल ले लेगा। इसी तरह से अगर उसने 20 लेबर ली, 20 लेबर को उसने एम्प्लॉय किया तो 80 रुपीज उससे खर्च हुए और 20 से कैपिटल वो कितनी लेगा 5। और अगर वो 25 लेबर लेता है तो 25 4 सारे 100 एक्सपेंडिचर लेबर पर ही हो जाएगा, कैपिटल क्या रहेगी 0। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ये बताते हैं कि एक प्रोड्यूसर अपने गिवन रिसोर्स उसके 100 रुपीज एक्सपेंडिचर जो उसने करना था वो था, उससे वो डिफरेंट कौन कौन से कॉम्बिनेशन अचीव कर सकता है। आप इन्हीं को अगर ग्राफ में प्लॉट करते हो, आपने एक्स एक्सिस पर डायग्राम में लेबर लिया, वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया,
सबसे पहला कॉम्बिनेशन था जब उसने लेबर 0 यूज की, कैपिटल 20 यूज की, तो ए कॉम्बिनेशन, देन ये बी कॉम्बिनेशन, सी डी ई एफ आपने सबको ज्वाइन किया तो आपके पास ये जो लाइन आई है नेगेटिव स्लोप में, स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन आपकी आइसो कॉस्ट लाइन है जो बताती है कि प्रोड्यूसर अपने बजट से इस लाइन के ऊपर प्रोड्यूस कर सकता है, कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है। अगर वो इस लाइन के अंदर कहीं प्रोडक्शन करता है तो वो अपने एक्सपेंडिचर को अंडर एक्सपेंड करेगा, उसे पूरा खर्च नहीं करेगा और बाहर वो किसी भी कॉम्बिनेशन को अचीव नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर इतना नहीं है कि वो बाहर किसी कॉम्बिनेशन के ऊपर लेबर और कैपिटल को यूज कर सके। अब लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? हर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर इस ऑब्जेक्टिव से प्रोड्यूस करता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इसीलिए वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सके। मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ तभी पॉसिबल होंगे जब फर्म लीस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस करे, कम लागत के ऊपर प्रोडक्शन करे, इसीलिए इन कॉम्बिनेशन को लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, न्यूनतम लागत संयोग भी कहा जाता है। आइसोक्वेंट की हेल्प से लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर होगा जहां पर आइसो कॉस्ट लाइन और आइसोक्वेंट कर्व दोनों एक दूसरे के टेंजेंट हो जाए। इससे पहले अभी हम आइसोक्वेंट कर्व भी पढ़ चुके हैं, आइसो कॉस्ट लाइन की भी स्टडी कर चुके हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे, सॉरी इक्वल नहीं, जहां ये दोनों टच होंगे वो पॉइंट आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इसी पॉइंट को लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी कहा जाएगा। तो हमने क्या करना है, डायग्राम के अंदर हमने एक्स एक्सिस पे हमने लेबर लिया, वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया। सबसे पहले हमने आइसोक्वेंट मैप बनाई, अभी जैसे हमने पीछे लिए था आई क्यू 1, आई क्यू 2, 3 हमने आइसोक्वेंट कर्व लिए। हमने एक लाइन ली ए बी जो कि स्ट्रेट लाइन है, आइसोकॉस्ट लाइन है। अब आप ध्यान से देखें तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अभी हमने कहा उस पॉइंट पे है जहां आइसोक्वेंट कर्व और आइसोकॉस्ट लाइन एक दूसरे के टेंजेंट हो। टेंजेंट मतलब टच हो, तो इसका मतलब आइसोक्वेंट आई क्यू और जो आइसोकॉस्ट लाइन है ए बी दोनों ई पॉइंट पे टच कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ई इज द पॉइंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे ओ एक्स लेबर और ओ वाई कैपिटल को यूज करके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा और ये प्रोडक्शन का लेवल ऐसा होगा जहां पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होंगे, गेन होंगे। इस पॉइंट पे आइसोक्वेंट कर्व और आइसोकॉस्ट लाइन दोनों टेंजेंट है। आइसोक्वेंट की जो स्लोप होती है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है और आइसोकॉस्ट की लाइन है प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। दोनों टेंजेंट मींस दोनों इस पॉइंट पे आपस में इक्वल है। तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए ये इक्वेशन है दैट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या मिली? सबसे पहली कंडीशन है आइसोकॉस्ट लाइन विल बी टेंजेंट टू आइसोक्वेंट कर्व। आइसोकॉस्ट लाइन आइसोक्वेंट कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, इसका मतलब आइसोक्वेंट कर्व की स्लोप और आइसोकॉस्ट लाइन की स्लोप इक्वल होनी चाहिए। आइसोक्वेंट की स्लोप होती है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल और आइसोकॉस्ट लाइन की शेप होती है दिस इज कॉस्ट नॉट क्वेंट, उसकी शेप होती है प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। और सेकेंड कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे जो आइसोक्वेंट कर्व है वो हमेशा कन्वेक्स होना चाहिए, ओरिजिन के कभी भी कनकेव शेप का नहीं होना चाहिए। तो हमारा आइसोक्वेंट वैसे भी कन्वेक्स शेप होता है तो उसकी शेप हमेशा कन्वेक्स रहनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगर प्रोड्यूसर के पास एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता तो उसके इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता? अगर प्रोड्यूसर के पास एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता तो उसकी आइसोकॉस्ट लाइन चेंज होती। सपोज इनिशियली आइसोकॉस्ट लाइन A2 B2 है, आइसोक्वेंट कर्व आपका IQ2 है, प्रोड्यूसर E2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। अगर उसके पास ज्यादा एक्सपेंडिचर आ जाता, वो ज्यादा लेबर ज्यादा कैपिटल ले पाता, उसकी आइसोकॉस्ट लाइन चेंज होके A2 B2 हो जाती, AB हो जाती, नया आइसोक्वेंट IQ इक्विलिब्रियम
ई पॉइंट के ऊपर। अगेन अगर उसके पास एक्सपेंडिचर बढ़ जाता, आइसो कॉस्ट लाइन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती, प्रोडक्शन का लेवल अब ई से E1 पे हो जाता, E1 पर पहुंच जाता। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने एक स्ट्रेट लाइन ली। ये लाइन हमें ये बताती है कि ये एक्सपेंशन पाथ है, विस्तार पथ है। विस्तार पथ मतलब जैसे जैसे प्रोड्यूसर ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो हायर आइसो क्वेंट पे जा रहा है, हायर आइसो कॉस्ट पे मूव हो रहा है और इक्विलिब्रियम जो है वो भी एक्सपेंशन के ऊपर है, बढ़ता जा रहा है। तो इस लाइन को एक्सपेंशन पाथ या विस्तार पथ कहा जाता है। तो ये इफेक्ट पड़ता है कि किस तरह से आपके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने की वजह से क्या चेंज आता है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के ऊपर। इसी में ही एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा छोटा सा, व्हाट आर रिज लाइंस। रिज रेखाएं क्या होती हैं। अब रिज लाइंस क्या है? रिज लाइन रिप्रेजेंट द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक्स रीजन ऑफ प्रोडक्शन। हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक रीजन ये हमें बताती है। हमने आइसोक्वेंट की शेप की, आइसोक्वेंट की शेप कन्वेक्स शेप थी, लेकिन ये शेप हमें ये बता रही थी कि आप किस कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं तो आपको कितना आउटपुट अचीव होता है। पर रिज लाइंस क्या है? आइसोक्वेंट के हर पार्ट के ऊपर फर्म अगर प्रोडक्शन करता है तो उसे प्रॉफिट नहीं होता। आइसोक्वेंट का एक रीजन ऐसा भी होता है जो कि नॉन इकोनॉमिकल रीजन है। अगर उस रीजन के ऊपर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो उसको बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और उसको लॉस होगा। तो रिज लाइंस वो लाइंस हैं जो हमें ये बताती हैं कि प्रोडक्शन की का इकोनॉमिक रीजन क्या है। जितने पोर्शन में आपका आइसोक्वेंट कन्वेक्स है, सिर्फ वही रीजन आपका इकोनॉमिक रीजन है। उसके अलावा जहां पे आइसोक्वेंट की जो शेप हमने पढ़ी वो इस तरह से टर्न हो जाती है। ये जो शेप है आइसोक्वेंट की, इसके ऊपर एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना उसके लिए नॉन इकोनॉमिकल है। ना वो इस पार्ट पे प्रोडक्शन करेगा, ना इस पे प्रोडक्शन करेगा। अगर वो इन पे किसी कॉम्बिनेशन को लेता है तो उससे उसके प्रोडक्शन का लेवल जितना भी होगा, जो भी 60, 20, 40 हमने फिगर में लिया, लेकिन उसकी कॉस्ट उसके लिए कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। तो रिज लाइंस, ये दो रिज लाइंस हैं जो कि इकोनॉमिक रीजन बताती हैं प्रोडक्शन का। उत्पादन करना इस सीमा के अंदर अगर प्रोडक्शन की जा रही है तो बेनिफिट है, अगर इसके बाहर प्रोडक्शन की जाती है तो प्रोड्यूसर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता। थैंक यू सो मच।